तो मोरेरा थ्योरम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एमएससी फर्स्ट सेम पेपर 4। तो ये क्या है मोरेरा थ्योरम, इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए क्या करोगे, देखते हैं इसका स्टेटमेंट। मोरेराज थ्योरम, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, कॉशी इंटीग्रल थ्योरम का ये कन्वर्स है। कॉशी इंटीग्रल थ्योरम में क्या होता था, स्टेट एंड प्रूफ यूनिट सेकंड, ठीक है। मोरेरा थ्योरम स्टेटमेंट if fz is a continuous function in region D, रीजन डी, किसी क्षेत्र में फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। एंड इफ द इंटीग्रल along close contour CFZ dz is 0 taken तो round any simple close contour C in D is 0, then fz is an analytic function, analytic function inside D। ये कहता है कि एक fz फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये हुआ कि उस रीजन के हर एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट हो, ठीक है। और रीजन डी, और इफ़ fz इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो, 0 हो, ठीक है, किसी क्लोज कंटूर सी के अलोंग, ऐसी कंडीशन में fz फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा उस रीजन डी में, ठीक है, उस रीजन डी के अंदर, ठीक है। तो वे भी जानते थे ये कॉशी इंटीग्रल थ्योरम का कन्वर्स है, ठीक है। कॉशी यदि फंक्शन fz एनालिटिक हो तो क्लोज कंटूर सी के अलोंग fz का जो इंटीग्रेशन होता है 0 होता था कॉशी इंटीग्रल थ्योरम से। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ फंक्शन fz dz का क्लोज कंटूर सी के अलोंग इंटीग्रेशन 0 है, तो आपको प्रूव करना है कि फंक्शन fz क्या है, एनालिटिक है। वहाँ फंक्शन fz एनालिटिक था, ठीक है, तो प्रूव करना था क्लोज कंटूर सी के अलोंग फंक्शन fz का इंटीग्रेशन 0 होता है। लेकिन यहाँ क्लोज कंटूर सी के अलोंग फंक्शन fz का इंटीग्रेशन 0 है और फंक्शन fz कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन fz है क्लोज कंटूर सी के अंदर, क्लोज कंटूर सी के ये फंक्शन वे रीजन डी में, जिस रीजन में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है उसी रीजन में फंक्शन fz क्या होगा, एनालिटिक भी होगा, ठीक है। तो fz क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है रीजन डी में और इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रूव करना है कि fz इज एनालिटिक फंक्शन इनसाइड D। तो देखो प्रूफ देखते हैं इसका, प्रूफ गिवन fz इज ए
continuous function in region D and CFZ/DZ is equal to 0, then we have to prove that FZ is a analytic function inside D। ये प्रूव करना है, ठीक है। ये आपको तो गिवन है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल लो। वेयर C इज एनी क्लोज कंटूर C, वेयर C इज एनी क्लोज्ड कंटूर ठीक है, क्लोज कंटूर इनसाइड रीजन D, इनसाइड रीजन D के अंदर है ना, तो REGION रीजन D, ठीक है ना। तो टू प्रूव दैट FZ इज एनालिटिक फंक्शन एट D, टू प्रूव FZ is an analytic function inside D, if Z0 is a fixed point in रीजन D, यदि Z0 रीजन D में कोई फिक्स पॉइंट हो एंड Z इज वेरिएबल पॉइंट, Z इज कोई चर बिंदु हो, वेरिएबल पॉइंट, ठीक है, इन रीजन D, then value of integral, then the value of integral Z0 to Z, value of integral FZ dz is independent of Z0Z कर्व Z0Z को मिलाने वाले कर्व से फ्री होगा इसके इंटीग्रल की वैल्यू, कब? जब फंक्शन FZ क्या होगा, इज एन एनालिटिक फंक्शन इन रीजन D इफ Z0 इज ए फिक्स पॉइंट इन रीजन और Z0 इज वेरिएबल पॉइंट इन रीजन D, देन वैल्यू ऑफ इंटीग्रल Z0 से Z FZ dz की जो वैल्यू होगी Z0 और Z को मिलाने वाली लाइन से क्या होगा, फ्री होगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। एंड ए फंक्शन ऑफ अपर लिमिट, एंड ऐसी कंडीशन में एंड ए फंक्शन ऑफ अपर लिमिट इज Z, एक ऐसा फंक्शन होगा जिसका अपर लिमिट Z होगा। तो मान लेते हैं वह फंक्शन क्या है, सो लेट अस सपोज क्या मान लेते हैं, कैपिटल FZ इज इक्वल टू Z0 से Z FZ और ये DZ,
ठीक है। तो कहता है कि यदि फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है किसी रीजन डी में, तो जेड जीरो यदि हम कोई फिक्स पॉइंट लेते हैं रीजन डी में और जेड कोई वेरिएबल पॉइंट है, तो जेड जीरो और जेड को मिलाने वाली लाइन से फ्री होगा जेड जीरो और से जेड एफ जेड डी जेड की जो वैल्यू होगी। और एक फंक्शन का अस्तित्व इस प्रकार से होगा कि उसकी अपर लिमिट क्या होगी, उसकी अपर लिमिट क्या होगी, जेड होगी। तो मान लेते हैं वह फंक्शन क्या है, उस फंक्शन को मान लेते हैं एफ जेड है, जेड जीरो से डी जेड, कैपिटल एफ जेड बराबर जेड जीरो से जेड एफ जेड डी जेड। ठीक है। अब इसको क्या लिख लेते हैं, वह फंक्शन क्या है एफ जेड, जिस फंक्शन की अपर लिमिट क्या है, जेड है। तो यहाँ पे जेड जीरो से जेड एफ जेड डी जेड। ठीक है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं कि एक फंक्शन एफ जेड है जिसकी एफ जेड है, जैसे मान लो इसका इंटीग्रेशन जब करते हैं एफ जेड का, तो यहाँ पे ये लोअर लिमिट है, ये क्या अपर लिमिट है, और ये डी जेड। ठीक है। तो इसको इस रूप में लिख लेंगे, इसका नाम इक्वेशन क्या रख लेते हैं, इक्वेशन ये हो गया मान लो फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट तो रखे थे यहाँ पे। और ऐसी कंडीशन में ये इसका अस्तित्व कब होगा, जब फंक्शन किसी रीजन डी में क्या होगा, एनालिटिक होगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है। अब इस कंडीशन की मदद से हमको ये दिखाना है कि वो फंक्शन एनालिटिक कैसे है एफ जेड। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट जेड प्लस एच इज ए पॉइंट इन नेबरहुड ऑफ जेड। मान लेते हैं कि जेड का एक नेबरहुड पॉइंट क्या है, जेड प्लस एच है। देन इक्वेशन सेकंड से क्या होगा, एफ जेड के स्थान पे जेड प्लस एच, तो क्या होगा जेड जीरो से जेड जीरो प्लस एच। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, एफ जेड और ये डी जेड, ये इक्वेशन हो गया थर्ड। ठीक है ना, जेड जीरो नहीं, यहाँ पे जेड प्लस एच। ठीक है। अब इक्वेशन थर्ड से सेकंड को हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, तो क्या होगा, कंसीडर, नाउ वी कंसीडर जेड माइनस एच, चलो एफ जेड, तो जेड जीरो से जेड प्लस एच एफ जेड डी जेड माइनस जेड जीरो से जेड एफ जेड और ये डी जेड। ठीक है। तो यहाँ पे जेड जीरो से जेड, अब ये एफ जेड प्लस जेड, या इसमें से इसको घटा दिए, तो देखो यहाँ पे आप ब्राह्मी क्लास में एक फार्मूला पढ़े थे, ए से बी एफ एक्स डी एस है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, लिमिट चेंज कर दें, बी से ए कर दें, तो क्या होगा, माइनस लग जाता था, एफ एक्स डी एस। ये ब्राह्मी क्लास का निश्चित समाकलन का गुणधर्म पढ़े थे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड, तो जेड जीरो से जेड प्लस एच, तो एफ जेड डी जेड है। तो इसकी लिमिट को हम उल्टा करते हैं, देखो इसकी लिमिट उल्टा कर देंगे, तो इसकी लिमिट उल्टा करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं जेड जीरो से जेड प्लस एच एफ जेड और ये डी जेड, और ये प्लस कर दिए, तो क्या होगा, इसकी लिमिट उल्टी हो गई, तो जेड से जेड जीरो एफ जेड और ये डी जेड। और एक फार्मूला और आप पढ़े थे कि ए से बी एफ एक्स डी एस है। ठीक है। या हम मान लेते हैं कि 1 से 3 एफ एक्स डी एस है, इसी को लिख सकते हैं 1 से 2 एफ एक्स डी एस प्लस 2 से 3 एफ एक्स डी एस। ठीक है। 1 से 3 एफ एक्स डी एस की वैल्यू क्या होगी, 1 से 2 एफ एक्स डी एस प्लस 2 से 3 एफ एक्स डी एस के बराबर। तो वही कहता है कि यदि जेड से जेड जीरो एफ जेड डी जेड है, तो जेड से जेड जीरो और फिर जेड जीरो से जेड प्लस एच। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टी लग रही है ना, यहाँ पे जेड से जेड जीरो यानी सीधी से चुरहट से रीवा, तो जेड से जेड प्लस एच, तो बीच में क्या है, जेड जीरो दोनों में है ना। जैसे यहाँ पे 1 से 3 एफ एक्स डी एस, तो 1 से 2 एफ एक्स डी एस और 2 से 3। ठीक है, 2 दोनों में है ना, तो 1 से 3। तो इसमें क्या लिखेंगे, जेड जीरो, तो इसको पहले लिख लो,
जेड से जेड जीरो एफ जेड डी जेड और फिर जेड जीरो से जेड प्लस एच एफ जेड डी जेड। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जेड से जेड जीरो एफ जेड और डी जेड, और ये क्या लिख सकते हैं, जेड जीरो से जेड प्लस एच एफ जेड और ये डी जेड। अब ये जब प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो क्या होगा, वही प्रॉपर्टी जब लगाएंगे तो जो दोनों में शामिल ना है, देखो जेड जीरो दोनों में शामिल है, तो इसको हटा देंगे तो क्या आएगा, जेड से जेड प्लस एच। तो इसी को क्या लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ है, इसको लिख सकते हैं जेड से जेड प्लस एच, और ये क्या होगा एफ जेड और ये डी जेड। ये वाली प्रॉपर्टी से ये जिसको यूज किए हैं ये वाला, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। मुरेराज या मुरेरा थ्योरम जिसको हम बोलते हैं, ये यूनिट सेकंड की पहली थ्योरम है, मुरेरा थ्योरम, ठीक है। तो इसमें क्या है, कॉशी इंटीग्रल थ्योरम जो आपको प्रूव किए थे, कॉशी इंटीग्रल थ्योरम। तो कॉशी इंटीग्रल थ्योरम में क्या प्रूव किए थे कि यदि कोई फंक्शन किसी रीजन डी में क्या हो, या रीजन डी में क्या हो, एनालिटिक हो, तो उस फंक्शन का क्लोज कंटूर सी के एलांग इंटीग्रेशन जीरो होता है। कॉशी इंटीग्रल थ्योरम यही थी ना, किसी फंक्शन का यदि क्लोज कंटूर सी के कोई फंक्शन एफ जेड एनालिटिक हो तो उसका क्लोज कंटूर सी के एलांग इंटीग्रेशन क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पे फंक्शन की जो वैल्यू है इंटीग्रेशन जीरो है, इस बात का पता है, तब ऐसी कंडीशन में क्लोज कंटूर सी के अंदर है, यानी ये किसी रीजन डी में वो फंक्शन एफ जेड जो होगा एनालिटिक होगा जब जीरो है। तो वहाँ पे क्या है कि फंक्शन को एनालिटिक लेकर चलते थे तो क्लोज कंटूर सी के लांग फंक्शन एफ जेड का इंटीग्रल जीरो होता था, और यहाँ क्लोज कंटूर सी के लांग एफ जेड का इंटीग्रल जीरो है तो फंक्शन को एनालिटिक प्रूव करने जा रहे हैं। फंक्शन को क्या प्रूव करने जा रहे हैं, एनालिटिक है, ठीक है। तो ऊपर के 4-6 लाइन जो लिखा है तो आप फिर लिख लेना यूट्यूब से, ठीक है, अभी सेंड करेंगे जब लिंक तो। और तो यहाँ पे देखो ये आ गया है। अब इसमें क्या करेंगे, इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आपको क्या रिजल्ट मिल चुका है, ये रिजल्ट मिला, सो एफ जेड प्लस एच माइनस कैपिटल एफ जेड इज इक्वल टू क्या मिल गया, जेड से जेड प्लस एच एफ जेड, ये हो गया डी जेड। टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, टेकिंग लिमिट एस टेंड टू जीरो ऑन बोथ साइड, टेकिंग लिमिट एस टेंड टू जीरो ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में लिमिट लेते हैं तो क्या होगा, लिमिट एच टेंड टू जीरो, यहाँ क्या लिख दोगे, एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड, और लिमिट क्या होगा, एच टेंड टू जीरो, ये होगा जेड से जेड प्लस एच एफ जेड, ये होगा डी जेड। इस प्रकार का आ गया। अब जब एच टेंड टू जीरो है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंड टू जीरो है तो इसको लिख सकते हैं क्या, जेड से जेड प्लस एच के स्थान पे जीरो, एफ जेड और डी जेड। अब जेड अग्रसर हो रहा था किसकी ओर, जेड प्लस एच की ओर, और जब एच टेंड टू जीरो है, व्हेन एच टेंड टू जीरो, तो जेड किसकी ओर अग्रसर होने लगा, जेड प्लस जीरो की ओर, तो जेड किसकी ओर अग्रसर होने लगा, जेड की ओर। तो जहाँ शुरुआत हो रहा था कर्व की वहीं पर पहुँच रहा था, क्लोज कंटूर बन गया। क्लोज कंटूर बोले थे ना, कोई कॉन्टिन्यूअस कर्व जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट एक ही स्थान पर हो, ठीक है। तो पहले तो जेड और जेड प्लस एच अलग अलग था, लेकिन जब एच टेंड टू जीरो कर दिए तो जेड किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, जेड की ओर, तो इसका मतलब ये घूम घाम के यहाँ जेड पर आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्लोज कंटूर सी बन गया, क्या बन गया, क्लोज कंटूर सी। जब इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम हो जाए तो क्लोज कंटूर सी हो जाएगा, ठीक है। वह कॉन्टिन्यूअस कर्व जिसका इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही स्थान पे आ जाएं इस कर्व का, तो उसको क्लोज कंटूर सी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सी लिख सकते हैं फिर, एफ जेड ये डी जेड, क्योंकि अपर लिमिट लोअर लिमिट इसकी सेम हो गई, ठीक है। एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो, ये आ गया। अब ये आपको पहले से पता है कि फंक्शन
इक्वेशन फर्स्ट में हम मान चुके हैं कि फंक्शन क्या है, क्लोज कंटू सी के लॉन्ग इसका इंटीग्रेशन 0 है, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लिखे थे कि जो फंक्शन है वो उसका क्लोज कंटू सी के लॉन्ग इंटीग्रेशन 0 है, तो फंक्शन एफ जेड को हम प्रूव करने जा रहे हैं एनआरटी के, ठीक है। तो ऊपर है इक्वेशन फर्स्ट जिसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 0 पहले से दिए है क्वेश्चन में, लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ऊपर लिखे थे मिटा दिए हैं। यहाँ पे क्या सी एफ जेड डी जेड, सी के लॉन्ग इंटीग्रेशन 0 है तब ना प्रूव करना है कि एफ एस एनालिटिक है, तो दिए हैं। तो यहाँ इसके स्थान पे क्या 0 लिख दिए। तो पहले क्लोज कंटू सी लिखेंगे क्योंकि इसका उच्च सीमा निम्न सीमा समान आ गया, उच्च सीमा निम्न सीमा समान आ गया, इसका मतलब जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समान होता है उसको क्लोज कंटू सी कहते हैं, ठीक है। तो एफ जेड डी जेड आ गया। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कि क्लोज कंटू सी के लॉन्ग फंक्शन एफ जेड का इंटीग्रल 0 है, ठीक है। तो आप फंक्शन एफ जेड को क्या प्रूव करना चाहते हो, एनालिटिक, क्या प्रूव करना चाहते हो, एनालिटिक, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड इज इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, अब डिवाइडिंग एच ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग एच ऑन बोथ साइड। आप कहोगे कि एच से डिवाइड क्यों करते हैं, तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े थे बारहवीं क्लास में, ये लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच इज इक्वल टू कहलाता था एफ डैश एक्स, प्रथम सिद्धांत से, फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है। तो यही स्थिति यहाँ आ गई है, एफ जेड प्लस एच है ही, और माइनस एफ जेड भी है, और एच टेंड टू 0 भी है, बटे में एच भर नहीं है। तो क्या करते हैं, एच का भाग देते हैं दोनों साइड में, ठीक है। तो डिवाइडिंग एच ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपान एच इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 0 अपान एच। अब एच का भाग दें तो दोनों साइड में देंगे, ठीक है। अब दोनों साइड्स में एच का भाग देने के बाद क्या करोगे, देखो भाग देने के बाद ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपान एच, ठीक है। अब दोनों साइड से माइनस एफ जेड को घटाते हैं, ये तो 0 बटे एच करो तो 0 ही रहेगी, क्योंकि एच वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो 0 माइनस एफ एच, एफ जेड दोनों साइड से घटा दिए, दोनों समीकरण के दोनों साइड से किसको घटा दिए हैं, माइनस एफ जेड को, इधर भी और इधर भी, ठीक है। अब जब एफ जेड घटा दिए तो सब्ट्रैक्टिंग एफ जेड ऑन बोथ साइड, ये लिखा गया है सब्ट्रैक्टिंग माने घटाने पर, ट्रैक्टिंग एफ जेड ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब दोनों साइड से एफ जेड घटा दिए तो क्या बचा यहाँ पे, लिमिट एच टेंड टू 0, ये क्या होगा, एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपान एच, इस माइनस एफ जेड रहने दो। अब इसको क्या करोगे, एफ जेड तो घटाने के बाद माइनस एफ जेड तो है ही, इसमें एच का भाग दिए, एच का गुणा किए, एच का भाग दिए, एच का गुणा। अब यहाँ देखो एक राज की बात लगाते हैं, एच का गुणा किए, एच का भाग, ठीक है। तो जब एच का गुणा किए, एच का भाग किए, तो हम एच का भाग करने के बाद इसको हम लिख क्या सकते हैं, देखो यहाँ पे वी सी दैट हम एक रिजल्ट पर विचार करते हैं, किस पर, ये है जेड से जेड प्लस एच, जेड से जेड प्लस एच और 1 डी जेड, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा,
एक का समाकलन क्या होगा जेड के सापेक्ष, जेड है ना, और लिमिट क्या लिखेंगे जेड से जेड प्लस एच। फिर क्या लिखते हैं उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एच प्लस एच माइनस जेड प्लस एच माइनस जेड, तो जेड जेड कट गया तो क्या आ गया एच। इसका मतलब क्या हुआ जेड से जेड प्लस एच है, डी जेड की वैल्यू किसके बराबर है, एच के बराबर है। तो यहाँ इस एच के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ये जेड से जेड प्लस एच डी एच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखोगे इक्वेशन हो गया, ये हो गया मान लो ए और ये हो गया बी। तो पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम बी इन इक्वेशन ए, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम बी इन ए इन इक्वेशन ए, तो ए में रख देते हैं तो क्या हुआ लिमिट एच टेंड टू 0 एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपान क्या होगा एच माइनस एफ जेड इज इक्वल टू माइनस एफ जेड अपान एच। और इस एच के स्थान पे क्या लिख दें इंटीग्रेशन ऑफ जेड से जेड प्लस एच और डी जेड, ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, देखो आगे लिमिट एच टेंड टू 0 एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपान ये होगा एच माइनस एफ जेड स्मॉल एफ जेड माइनस एफ जेड अपान एच, और इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ जेड से जेड प्लस एच और डी जेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको मतलब ये हुआ लिमिट एच टेंड टू 0 एच टेंड टू 0 फिर से लगाते हैं एक बार। तो लिमिट एच टेंड टू 0 तो पहले से लगा था, एक और लग गया जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपान क्या होगा एच, और ये क्या होगा माइनस लिमिट एच टेंड टू 0 एफ जेड, और ये क्या होगा इसको लिख सकते हैं ये लिमिट एच टेंड टू 0 और माइनस क्या लिख दोगे यहाँ पे माइनस 1 अपान एच और जेड से जेड प्लस एच आई एफ जेड आई डी जेड ऐसे, ठीक है। तो एच टेंड टू 0 इधर किया तो इधर भी कर दिए। अब देखो यहाँ पे एच टेंड टू 0 सेम चीज़ है तो एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। आई एफ यहाँ पे क्या होगा जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपान एच, इसमें एच के एच इसमें है ही नहीं, एच फ्री है तो इसकी वैल्यू यही रहेगी एफ जेड है, ठीक है। अब इसको क्या लिख लोगे माइनस 1 अपान एच, इसका मतलब क्या हुआ माइनस 1 अपान एच और लिमिट एच टेंड टू 0 जेड से जेड प्लस एच एफ जेड और ये डी जेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट एच टेंड टू 0 एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपान एच, ये माइनस एफ जेड इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 1 अपान एच, और इसको क्या लिख दोगे जेड से जेड आई एफ जेड डी जेड, और जेड से जेड की लिमिट होने का मतलब क्लोज कंटूर सी। तो लिमिट क्या हुआ एच टेंड टू 0 एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपान एच माइनस एफ जेड इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 1 अपान एच, ये क्या हो क्लोज कंटूर सी आई एफ जेड ये डी जेड एफ जेड डी जेड, ठीक है। जब जिसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट समान हो जाए तो इसी को कंटूर कहते हैं, क्लोज कंटूर सी, दोनों सेम हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट से इसके स्थान पे 0 लिख सकते हैं,
तो क्या होगा, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस एफ जेड इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन एच इंटू 0 फ्राम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये क्या आ गया, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस एफ जेड इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंड टू 0, इसको ऊपर लिखते हैं, हो सकता है ऊपर दिखता ना हो, तो इसको क्या लिखेंगे, ये तो जानते हो प्रथम से ध्यान से क्या होगा, कैपिटल एफ जेड एफ डैश जेड, कैपिटल एफ डैश जेड हो गया। ये क्या होगा, इसको राइट साइड में ले जाते हैं तो ये स्मॉल एफ जेड, तो कैपिटल एफ जेड के डिफरेंशियल की वैल्यू एफ जेड के बराबर है। कैपिटल एफ डैश एफ जेड की डिफरेंशियल की वैल्यू किसके बराबर है, एफ जेड। इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। thus we see that f dash z exists for all value of z in domain D. It means capital F dash z इसका अस्तित्व है, एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जेड की हर एक मान के संगत इसका अस्तित्व होगा। जेड इन डोमेन डी, इन डोमेन या रीजन, डोमेन और रीजन REGION, रीजन डी। इसका मतलब क्या हुआ, जब एफ डैश जेड का अस्तित्व है, ठीक है, जैसे फंक्शन एफ कैपिटल एफ डैश जेड बराबर कैपिटल एफ जेड बराबर, मान लो कैपिटल एफ जेड बराबर है tan जेड, क्या है tan जेड, ठीक है, तो tan जेड ये आया, ये कैपिटल एफ डैश जेड की वैल्यू tan जेड होती, मान लो सपोज करते हैं, तो जेड के स्थान पे एक इंटरवल दिया है, मान लो 0 से पाई, ये रीजन डी है, मान लो क्या है डी, तो इसके अंदर क्या है, एक पॉइंट है π/2, तो π/2 इसके अंदर रख दोगे तो फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं कहलाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे यही कहता है कि एफ डैश जेड इज इक्वल टू एफ जेड है, तो इसका मतलब इसके डिफरेंशियल की वैल्यू फाइनाइट है, एफ जेड के बराबर है, इसके बराबर है, एफ जेड के बराबर है, ठीक है। तो जब एफ जेड के बराबर है उसके डिफरेंशियल की वैल्यू, तो ये फंक्शन कैपिटल एफ जेड क्या हुआ, डिफरेंशिएबल है, क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एग्जिस्ट है, क्योंकि एफ डैश जेड की वैल्यू फाइनाइट आ रहा है कुछ, ठीक है, एफ जेड के बराबर आ रहा है, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जेड इन डोमेन या रीजन डी, ठीक है, क्या कैसे एफ डैश जेड इज इक्वल टू एफ जेड है, एफ जेड क्या है, फंक्शन पहले से दिया है, क्या क्लोज कंटूर सी में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन क्या है क्लोज कंटूर सी में स्टेटमेंट शुरुआत में दिया गया है कि फंक्शन एफ जेड क्या है, कॉन्टिन्यूअस है रीजन डी में, तो रीजन डी में कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस एफ जेड की वैल्यू जेड डी के हर एक पॉइंट पर फाइनाइट होगी, इसकी क्या होगी, फाइनाइट होगी। स्टेटमेंट में दिया है कि एफ जेड फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या कहलाता है, जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर है, और ये इंटरवल दिया गया है 1 से 2, तो 1 से 2 इंटरवल में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। क्यों कॉन्टिन्यूअस है कि 1 और 2 के बीच में जितने पॉइंट होंगे उन सभी पॉइंट को एस के स्थान पर रखते जाएंगे, तो फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होगी, तब कहेंगे कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अब यदि मान लो एफ एक्स बराबर ऐसे होता 1 अपॉन, यदि इंटरवल मान लेते हैं कि 1 से 4 है मान लो, ठीक है, तो 1 से 4 के बीच में जितने पॉइंट होंगे कोई भी पॉइंट इसके स्थान पे रखोगे तो इन्फिनिटी होने वाला नहीं है, लेकिन फंक्शन क्या दिया होता, 1 अपॉन अंडर रूट s-3 दिया होता,
ठीक है। तो इस इंटरवल में s की वैल्यू एक 3 ऐसी मिलती है कि जिसको s के स्थान पे यहाँ रख दो तो क्या आएगा 1/√3 - 3। तो f3 इज इक्वल टू क्या होगा 1/0 तो इन्फिनिटी आ गया। ठीक है। तो ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन इस इंटरवल में कॉन्टीन्यूअस नहीं है और ये वाला फंक्शन इस इंटरवल में कॉन्टीन्यूअस है। तो ये वाला फंक्शन जब इस इंटरवल में कॉन्टीन्यूअस है तो कैपिटल एफ डैश जेड की वैल्यू एफ जेड के बराबर है। एफ जेड कॉन्टीन्यूअस है कहाँ? रीजन डी में। रीजन डी में कॉन्टीन्यूअस है। तो रीजन डी का मतलब रीजन डी के अंदर जितने पॉइंट होंगे उनमें से कोई भी पॉइंट इस एफ जेड में रखेंगे तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होने वाली नहीं है। जब इन्फिनिटी होने वाली नहीं है तो इसका मतलब एफ डैश जेड की वैल्यू फाइनाइट रहेगी। ये एफ डैश जेड की वैल्यू फाइनाइट रहेगी और जब एफ डैश जेड की वैल्यू फाइनाइट रहेगी तब एफ डैश जेड फंक्शन कैपिटल एफ जेड क्या हुआ? डिफरेंशिएबल। ठीक है। यदि किसी फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू फाइनाइट है तो वह फंक्शन क्या कहलाता है? अवकलनीय कहलाता है। क्या कहलाता है? अवकलनीय या डिफरेंशिएबल कहलाता है। ठीक है। तो कैपिटल एफ डैश जेड की वैल्यू हम एफ जेड के बराबर दिखा दिए और एफ जेड क्या है? कॉन्टीन्यूअस है रीजन डी में। इसका मतलब एफ डैश जेड की वैल्यू फाइनाइट है रीजन डी के हर एक पॉइंट पर। ठीक है। जब फाइनाइट है तो एफ जेड क्या कहलाएगा? डिफरेंशिएबल कहलाएगा। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? √ऑफ है x - 3 है और इंटरवल दिया है डी के स्थान पे मान लेते हैं कोई इंटरवल है, सपोज करते हैं इंटरवल है 1, 4। ठीक है। तो इसका यदि डिफरेंशियल कर देंगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? इसका डिफरेंशियल करेंगे तो s - 3 की पावर 1/2 ना, डिफरेंशियल करोगे तो 1/2 पहले आएगा और s - 3 की पावर 1/2 - 1 d/dx s - 3 का फिर से तो यहाँ पे 1/2 और s - 3 की पावर -1/2 s का डिफरेंशियल 1, 3 का 0 तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2√s - 3 आएगा। ठीक है। इसकी वैल्यू आई एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई लेकिन यहाँ पे एफ डैश एक्स में s के स्थान पे हम कुछ रख दें क्या? 3 तो क्या होगा 1/2√3 - 3 तो क्या होगा 1/0 तो इन्फिनिटी आ गए कि नहीं? तो जब फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू किसी पॉइंट पर इन्फिनिटी आ रहा है तो वह वाला फंक्शन अवकलनीय नहीं कहलाएगा। ठीक है। पर यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है क्योंकि एफ डैश जेड की वैल्यू एफ जेड के बराबर है। एफ जेड के बारे में पता है स्टेटमेंट से ही कि फंक्शन एफ जेड क्या है? कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। तो जब कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है तो रीजन डी के हर एक पॉइंट पर एफ डैश एफ जेड की वैल्यू क्या होगी? फाइनाइट और यूनिक होगी। फाइनाइट और यूनिक होगी। ऐसी कंडीशन में एफ डैश जेड की वैल्यू भी क्या होगी? फाइनाइट और यूनिक होगी। तो डैश हटा देंगे तो कैपिटल एफ जेड क्या कहलाएगा? डिफरेंशिएबल। कैपिटल एफ जेड क्या कहलाएगा? डिफरेंशिएबल। ठीक है। तो कैपिटल एफ जेड एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जेड इन डोमेन आर रीजन डी। डोमेन आर रीजन डी। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल एफ जेड इज डिफरेंशिएबल। इज डिफरेंशिएबल अवकलनीय होगा। ठीक है। तो जब डिफरेंशिएबल होता है कोई फंक्शन तो वही क्या होता है? एनालिटिक। तो कैपिटल एफ जेड इज एनालिटिक। एनालिटिक इट मीन्स एफ जेड स्मॉल एफ जेड is an analytic in region D, is an analytic in region D, hence proved। नोट लिख सकते हो यहाँ पे दिस थ्योरम इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ। दिस थ्योरम इज कॉल्ड converse of Cauchy integral theorem। CAU Cauchy integral theorem। Cauchy integral theorem। Cauchy integral theorem का ये क्या है? कन्वर्स है। Cauchy integral theorem का क्या है? ये कन्वर्स है। क्योंकि कैपिटल एफ जेड यहाँ इस प्रकार से डिफाइंड किए हैं रास्ते में। कैपिटल एफ जेड बराबर होता है क्या?
Z0 से Z एफ जेड डी जेड, इक्वेशन फर्स्ट ये था। तो जब ये कैपिटल एफ जेड एनाल्टिक है तो यह स्मॉल एफ जेड भी क्या होगा, एनाल्टिक होगा। कैपिटल एफ जेड के बारे में हम बता दिए, तो ये क्या है, एनाल्टिक है। इसके इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ रही है, एनाल्टिक, तो ये स्मॉल एफ जेड भी क्या होगा, एनाल्टिक। यहाँ हम दिखाए कैपिटल एफ जेड क्या है, एनाल्टिक है। और कैपिटल एफ जेड को ऊपर परिभाषित कैसे किए हैं, इस प्रकार से। इक्वेशन फर्स्ट नहीं है ये, कोई इक्वेशन है हम डाले नहीं, इक्वेशन सेकंड है ये, ठीक है, रास्ते में आया है, ठीक है। तो जब ये फंक्शन कैपिटल एफ जेड क्या है दिखा चुके कि एफ जेड डिफरेंशिएबल है, और जब एफ जेड डिफरेंशिएबल है तो एफ जेड क्या होगा, एनाल्टिक होगा। एफ जेड जब एनाल्टिक होगा तो एफ जेड डिफाइंड इस प्रकार से है, Z0 से Z एफ जेड डी जेड, तो ये एफ जेड क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ जेड भी एनाल्टिक होगा, ठीक है। दिस थ्योरम इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम। ये कौन सी थ्योरम है, मोरेरा, ठीक है, मोरेरा, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं मोरेराज थ्योरम, ठीक है, ठीक है। तो कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है, और उस फंक्शन एफ जेड का क्लोज कंटूसी के अलॉन्ग इंटीग्रल 0 हो किसी रीजन D में, तो ऐसी कंडीशन में वह फंक्शन एफ जेड उस रीजन D में एनाल्टिक होता है। ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। कोई फंक्शन एफ जेड क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो, और उसका उस फंक्शन का क्लोज कंटूसी के अलॉन्ग इंटीग्रेशन 0 हो, ठीक है, किसी रीजन D में। ऐसी कंडीशन में वह वाला फंक्शन उस रीजन D में एनाल्टिक होता है, ठीक है। जबकि कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या थी, कोई फंक्शन एफ जेड क्लोज कंटूर किसी रीजन D में क्या हो, किसी रीजन D में एनाल्टिक हो, तो उसका क्लोज कंटूसी के अलॉन्ग इंटीग्रेशन 0 होता है। और यहाँ इंटीग्रेशन 0 है और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो दिखाना ये था कि फंक्शन एफ जेड क्या है, एनाल्टिक है। तो एफ जेड को एनाल्टिक प्रूव करने के लिए हम कैपिटल एफ जेड को इस प्रकार से परिभाषित किए, ठीक है, जिसमें स्मॉल एफ जेड का उपयोग हुआ है जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। और हम एफ जेड को दिखा दिए कि एफ जेड क्या है, एनाल्टिक है। तो जब कैपिटल एफ जेड एनाल्टिक है तो ये वाला स्मॉल एफ जेड भी क्या होगा, एनाल्टिक, ठीक है। एनाल्टिक फंक्शन लेंगे और उसका Z0 से Z लिमिट रख करके उसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो फाइनाइट ही वैल्यू रहेगा। इसलिए हम क्या बोल देंगे इसको कि वह फंक्शन एफ जेड भी क्या है, एनाल्टिक है, ठीक है। तो इसको अब तैयार कर लेना अच्छे से, ये आती है हमेशा सेकंड यूनिट से। तो सेकंड यूनिट की पहली थ्योरम है,